हेलो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री एंथैल्पी रिलेटेड टर्म्स। ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने वर्क, इंटरनल एनर्जी, उसके बाद अब हीट ट्यूब, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सभी टर्म्स को देखा है, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। बहुत अच्छा लगा कि आपके अभी जो आए हुए न्यूमेरिकल्स के आंसर है बहुत सही है। अब हम लोग कोशिश करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के, उसी तरीके से प्रॉपर रिस्पांस होना चाहिए आपका। अगर आप इस प्रकार से पॉजिटिव रिस्पांस दे तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बात है कि थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स भी आपके अच्छे सॉल्व हो, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ ये न्यूमेरिकल वाले टॉपिक से, लेकिन क्या करें, करना तो है। हो सके कि प्रैक्टिस करोगे आप तो बेहतर होगा, अदरवाइज आप बोलोगे सर फिर वो थेरोटिकल टर्म्स की ओर चले जाए तो फिर वो भी हो जाएगा, देखेंगे आगे। अभी हम लोग क्या कंसिडर करने जा रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्शन ऑफ थर्मल टू केमिकल एंड केमिकल, मतलब केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस एंड मैकेनिकल वर्क रिलेटेड टर्म्स की ओर हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ हम लोग एक नए वेरिएबल को देखने की कोशिश करते हैं और वो नया वेरिएबल है एंथैल्पी। नया वेरिएबल कौन सा है? एंथैल्पी। एंथैल्पी को डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंबल है H। अब आप बोलोगे सर एंथैल्पी क्या होती है? तो एंथैल्पी इज सेड टू बी अ टोटल एनर्जी कंटेंट और टोटल हीट कंटेंट, टोटल एनर्जी कंटेंट और टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट हम लोग निकालना चाहते हैं। अभी तक हम लोग सिस्टम के रिलेटेड एनर्जी बोला था। एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम इज सेड टू बी व्हाट? इंटरनल एनर्जी। और फिर मैंने बताया था सिस्टम परफॉर्म द वर्क, दैट इज सेड टू बी W। अब हम लोग दोनों को एसोसिएट करवा के बोलते हैं कि सिस्टम का टोटल एनर्जी कंटेंट क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम और सिस्टम ने किया हुआ वर्क, इन दोनों को जोड़ के मिल जाएगा, दैट इज सेड टू बी एंथैल्पी, इज कॉल्ड एज टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इस वेरिएबल के अगर बारे में बोला जाए तो ये वेरिएबल एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ साथ मैं बोलता हूं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिस एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन है। इसको बताने की जरूरत नहीं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, आपको पता है स्टेट फंक्शन है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये वेरिएबल है। ये कैसा है? वेरिएबल है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, समझ गया ना। तो इस प्रकार से ये एंथैल्पी जो है, इसके बारे में अगर उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा तो आप लिखोगे U प्लस PV। क्या लिखोगे? U प्लस PV। तो एक बात ध्यान रखना, एंथैल्पी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, वेरिएबल है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, ये सब बातें ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप बोलोगे सर एक्चुअली एंथैल्पी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो बदलती है, अमाउंट बदलने से बदलती है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी में चेंज हो, एंथैल्पी क्या होगी? बदलेगी। तो फिर आप बोलोगे बदलाव निकाल सकते क्या? तो फिर आप बोलोगे सर डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, ये एंथैल्पी चेंज होगा। सिस्टम का एंथैल्पी चेंज अगर आपको निकालना है तो H2 माइनस HR निकालोगे फॉर अ रिएक्शन में, बोलता हूँ ये भी ध्यान रखना, फॉर द केमिकल रिएक्शन। जब हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे या केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालेंगे तो उस वक्त तो इक्वेशन ऐसे आ जाए, डेल्टा H इक्वल टू समेशन ऑफ HP माइनस समेशन ऑफ HR। ये फार्मूला क्या रहेगा मैं उसके बारे में बोलूँ, पहले ध्यान रखना। तो एंथैल्पी टोटल एनर्जी कंटेंट है, उसके बारे में ये टर्म्स आप याद करें, थोड़े से पढ़ते वक्त इस टर्म को लिख के रखें। उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? ये होगा। उसको आप क्या बोलोगे? टोटल एनर्जी कंटेंट होगा। उसको निकालोगे, उसका चेंज ही निकाल सकते, क्योंकि जब बदलाव होता है उसमें तो चेंज तो जरूर आएगा, और चेंज आता है तो डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1 फॉर अ केमिकल रिएक्शन। फॉर अ सिस्टम, सिस्टम के लिए अगर आप एंथैल्पी चेंज निकालोगे तो द डेरिवेशंस फॉर डेरिवेशन, अब डेरिवेशन फॉर एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्या निकालोगे रे? अगर आप बोलोगे सिस्टम के एंथैल्पी चेंज के बारे में बात करोगे तो उस वक्त मैं बोलता हूँ दैट इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेरिवेशन है। एंथैल्पी चेंज का रिलेशन कैसे निकालोगे? तो निकालने के लिए वी नो दैट H इक्वल टू U प्लस PV, फिर उसके बाद बोलोगे H1 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। दिस इज द फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम
एंड द एंथैल्पी इज इक्वल टू H1, U1 इज देयर इंटरनल एनर्जी एंड P1 V1। फिर आप बोलोगे सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट जब आएगी तो आप बोलोगे सर H2 बिकम्स U2 प्लस P2 V2। समझ गए ना कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 थी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क P1 V1 था, लेकिन जब आप बोलोगे सर उस सिस्टम में कोई बदलाव करे, आपने उसको हीट सप्लाई की, तो फिर क्या होगा, मतलब बाय चेंजिंग द स्टेट, बाय प्रमोटिंग द कंडीशन, कुछ कंडीशन को प्रमोट करते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो फिर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज U1 से U2 होगा, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ जो वर्क था वो वर्क बदलेगा, तो सिस्टम की एंथैल्पी बदलेगी। और फिर आप बोलोगे सर रिप्लेस H2 माइनस H1 अगर करोगे तो फिर वैल्यू डेल्टा H मिलेगी। मतलब आप इस इक्वेशन नंबर 1A एंड इक्वेशन नंबर B, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन A फ्रॉम इक्वेशन B, अगर मैं B माइनस A करूंगा तो मुझे इस प्रकार का इक्वेशन बोलूंगा। डेरिवेशंस वाला पार्ट हम लोगों ने रेगुलर पार्ट में पढ़ा है, तो एक बात जरूर ध्यान में रखना कि एक्चुअली आपको एक इक्वेशन, ये डेरिवेशंस अभी काम में है, इसको एनालिसिस, एक्चुअली डेरिवेशन डिराइव करने नहीं आएगा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि वी जस्ट नो द वैल्यू दैट इज सेड टू बी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब इस टर्म के बारे में अगर बात करें तो आप बोलोगे सर इक्वेशन किसके लिए है, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो मैं पहले बोलूं फॉर सिस्टम, फॉर सिस्टम। और अगर सिस्टम के लिए है तो फिर आप बोलोगे सिस्टम कौन सी, तो आपकी सिस्टम एक तो सॉलिड सिस्टम रहेगी, या तो सिस्टम लिक्विड सिस्टम रहेगी, और नहीं तो सिस्टम गैसियस फॉर्म रहेगी। अब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सिस्टम होगी तो मैं पूछता हूं कि उस सॉलिड सिस्टम में जनरली आप बोलोगे सर व्हेन वी जस्ट चेंज द कंडीशन व्हाट वी कैन से, क्या वर्क होगा, क्या सॉलिड में पीवी टाइप ऑफ वर्क होगा, जैसे कि आप बोलोगे सिस्टम की एंथैल्पी डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, मतलब एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अब एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं, अगर हमारी सिस्टम सॉलिड सिस्टम है, उसकी एंथैल्पी H1 है इनिशियल स्टेट, उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, और उसका प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एक नॉर्मल अरेंजमेंट इस प्रकार से। जब सिस्टम में कुछ कंडीशन को अप्लाई करोगे तो मैं बोलता हूं उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, मतलब वो U1 का U2 होगा, इंटरनल एनर्जी बदलेगी, बराबर है। फिर मैंने बताया था सॉलिड में इंटरनल एनर्जी बदलने के रास्ते हो गए कि उसमें वाइब्रेशन तो भी होगा, इंटरनल एनर्जी बदलेगी, लेकिन एक्सपांशन नहीं होगा सॉलिड का, कंप्रेशन नहीं होगा, मतलब पीवी वर्क जो होगा ना, एक्चुअली एक बात देखो दैट पीवी चेंज P delta V work is insignificant. So in solid, as we refer this equation for enthalpy change of the system, at the same time delta H changes, delta U changes, P delta V never. At the same time for solid as well as in liquid case, delta H equal to delta U। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है एंथैल्पी, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब वो सॉलिड सिस्टम होगी, लिक्विड सिस्टम होगी, गैसियस सिस्टम। उस सिस्टम में अगर एंथैल्पी चेंज हो तो इक्वेशन कैसे आएगा, इसी से मैंने निकाला हुआ इक्वेशन ये है। किसी ने मुझे पूछा कि ये इक्वेशन कौन सी स्टेट के लिए, तो मैंने बोला फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब कोई मुझे फिर पूछता है कि सर इस इक्वेशन में अगर आपकी सिस्टम जनरली सॉलिड हो तो इस P डेल्टा V के बारे में क्या बताओगे, बोले P डेल्टा V में चेंज जो होता है वॉल्यूम में चेंज होगा वो नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम का चेंज ही नेग्लिजिबल है, तो P डेल्टा V चेंज कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट, वेरी स्मॉल, एंड एट द सेम टाइम जस्ट मीनिंगलेस टर्म, जस्ट अवॉइड इट। इंडिकेट व्हाट, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U होगा। लेकिन फॉर गैस, अगर गैस की बात होगी तो फिर वो इक्वेशन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होगा, एंड दैट इज सेड टू बी द टर्म व्हिच इज मोर सिग्निफिकेंट, ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। समझ गए ना, क्योंकि गैस में इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 हो तो अगर आप बोलोगे सर इस गैस में कुछ कंडीशन को अप्लाई करने के बाद वॉल्यूम V1 अगर होगा तो नाउ द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, डेल्टा V वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, बट सॉलिड और लिक्विड में डेल्टा V वैल्यू प्रैक्टिकली रिमेन 0। तो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसलिए ये इक्वेशन गैसियस स्टेट के लिए पूरा, लेकिन लिक्विड और सॉलिड स्टेट के लिए आप इतना बोल सकते हैं, मतलब फॉर सॉलिड एंथैल्पी चेंज इक्वल टू सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी चेंज, फॉर इन केस ऑफ, तो ये टर्म्स आपको पूछेंगे कि अगर आप एंथैल्पी चेंज क्या होगा, सॉलिड के लिए इक्वेशन क्या रहेगा, लिक्विड के लिए इक्वेशन कैसे होगा, गैस के लिए क्या होगा, गैस के लिए इक्वेशन ऐसे क्यों होगा, सॉलिड का इक्वेशन लिक्विड का ऐसे क्यों होता, P डेल्टा V के बारे में क्या बताओगे, सर इनसिग्निफिकेंट। समझ गए, चलो
अब आप बोलोगे सर गैसियस स्टेट के लिए इक्वेशन निकाला, समझ गए ना? तो यही इक्वेशन अगर हम लोग गैसियस स्टेट के लिए निकाले तो ये इक्वेशन ऐसे लिखते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन कौन से स्टेट के लिए? फॉर गैस। वैसे तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के लिए बोलते हैं, लेकिन एक कंप्लीट इक्वेशन पूरा वर्कआउट होता कौन से स्टेट के लिए? गैस स्टेट के लिए। तो सॉलिड लिक्विड के लिए डेल्टा एच इक्वल टू क्या है? डेल्टा यू। गैसियस सिस्टम के लिए ये रहेगा। अब फॉर गैसियस सिस्टम वी नो दैट P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा एन। इसके पहले मैंने वर्क के एक्सप्रेशन में बताया था, कभी कभी वर्क P डेल्टा V वर्क निकालना हो और वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं दिया हो तो उस वक्त आप इस प्रकार का डेल्टा एन टर्म भी यूज कर सकते हैं। मतलब व्हाट वी कैन से डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इक्वल डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा एन। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आगे की बात, तो ये हमारा दूसरा एंथैल्पी चेंज का एक्सप्रेशन मिला। फिर एक बार बात करते हैं कि सर हम लोग एंथैल्पी देख रहे हैं, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी टर्म कैसी है? एंथैल्पी एक्सपेंसिव की इंटेंसिव है, वेरिएबल है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? इन सभी टर्म को देखने के बाद एंथैल्पी चेंज का डेरिवेशन क्या होगा? डेरिवेशंस कंसीडर करने के बाद फिर आप बोलोगे सर सॉलिड लिक्विड स्टेट के लिए क्या होगा एंथैल्पी चेंज? आप बोलोगे सॉलिड लिक्विड स्टेट के लिए P डेल्टा V टर्म जो होगा ना वॉल्यूम चेंज, वो नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल होने की वजह से इक्वेशन कैसे होगा वैसे ध्यान रखना। फिर उसके बाद आप बोलोगे सर दिस इज अ कंप्लीट इक्वेशन इज यूज्ड फॉर व्हाट? बोलेंगे सर फॉर गैसियस स्टेट। फिर अगर आप बोलोगे डेल्टा H डेल्टा U P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा एन। हम लोग डिराइव कर सकते हैं व्हाट इज दैट? P डेल्टा V अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दैट इज सेड टू बी PV इक्वल टू एन। अगर हम लोग गैसियस स्टेट के लिए वर्क करें तो ये इक्वेशन आएगा। फिर आप बोलोगे सर एंथैल्पी चेंज फॉर गैसियस स्टेट। इक्वेशन मुझे ये बता, सर इसका कोई सिग्निफिकेंस आप बताओगे? कोई सवाल मुझे पूछे या मैं अगर पूछूं आपको, आगे देखें। सर अगर डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन की इक्वेशन है और आपने बोला फॉर गैस, लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा U के बराबर कब रहेगा? इक्वेशन गैसियस स्टेट के लिए सर, लेकिन डेल्टा H डेल्टा U के लिए कब रहेगा? डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U कब रहेगा और डेल्टा H लेस देन डेल्टा U कब रहेगा करके बताए। ऐसे भी सवाल आएगा। देखो किसी एक इक्वेशन को लेके फिर आगे का बात, ये इक्वेशन को देखे तो आपको मैंने बोला कि ये किसका इक्वेशन है? बोले एंथैल्पी चेंज का। इस इक्वेशन के अनुसार मैंने बोला इक्वेशन पूरा का पूरा कौन से स्टेट के लिए वर्क होगा? तो गैसियस स्टेट के लिए। सॉलिड लिक्विड के लिए क्या होगा? तब बोलोगे सर P डेल्टा V टर्म इनसिग्निफिकेंट होने की वजह से सर द ओनली इक्वेशन व्हिच वी कैन कंसीडर इट इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। अब इस इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई करवाएं, किसके लिए? फॉर अ केमिकल रिएक्शन इन अ गैसियस स्टेट। अब आप बोलोगे सर थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो ध्यान में रखिए क्या होगा। तो क्या है डेल्टा H? एंथैल्पी। डेल्टा U इंटरनल चेंज। डेल्टा N क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल। अब कोई सवाल मुझे पूछे कि सर ये P डेल्टा V तो समझ गया था, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज, ये वर्क वाली बात है, लेकिन ये डेल्टा एनआरटी क्या आपने वो नहीं समझा सर? तो कंसीडर दिस इज सेड टू बी अ डेल्टा एन दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोला है डेल्टा एन? एक बार फिर याद करें, डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। थोड़ा इनके टर्म को समझ लो तो बेहतर रहेगा एक्चुअली, अदरवाइज आप बोलोगे सर वो सर के ऊपर जा रहा, नीचे से जा रहा, फिर अब टच ही नहीं करता सर। नहीं, टच करेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन आपको संभालना है उसको। नीचे जा रहा तो कैसे पकड़ में लाने का, ऊपर से जा रहा तो कैसे पकड़ के लाने का, थोड़ा सा क्लियर करें, अदरवाइज आप इसको एकदम ही देखते ही रहोगे तो नहीं होगा। तो डेल्टा एन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के लिए हम लोग ये निकाल रहे हैं। आप लोग एक्सप्लेन करोगे? एक सादा एग्जांपल बता दूं मैं आपको। कंसीडर CO प्लस हाफ O2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2। ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, पता है नहीं? कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें तीनों लोग गैस है। एक इक्वेशन और लिखता हूं, C प्लस O2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और CO2 गैस है। एक और इक्वेशन लिखता हूं दैट इज कॉल्ड एज CH4 प्लस Cl2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH3Cl प्लस HCl।
ये इक्वेशन है गैसीय स्टेट CH3Cl गैस और HCl गैस। एक और इक्वेशन लिख लेता हूँ और इस इक्वेशन में लिखता हूँ, आप जानते हो CH4 plus O2 gets converted into CO2 plus H2O। इस इक्वेशन को देखा तो कार्बन एक हाइड्रोजन ट्वाइस। कितने हो गए? 2 और 2 4, मतलब है ट्वाइस हो गया। CO2 गैस, CH4 गैस, O2 गैस, CO2 गैस और H2O लिक्विड इन देयर लिक्विड स्टेट। क्या कर रहा हूं मैं बता रहा हूं कि दिस इज सेड टू बी द इक्वेशन फॉर द स्पेसिफिक सिस्टम। अब वो सिस्टम अगर आपकी सॉलिड लिक्विड गैस इस प्रकार से हो तो आपका इक्वेशन ऐसा, लेकिन वही सिस्टम एक रिएक्शन कंसीडर करोगे, बट सिस्टम रिएक्शन ऐसे कैसे होगा? मैंने बोला था सिस्टम इज एनीथिंग स्मॉल और बिग व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन। आपकी कोई रिएक्शन भी कोई आपके कंसीडरेशन में है तो आप उस केमिकल रिएक्शन को भी एक सिस्टम करके मान सकते हो, ठीक है? तो सोचो, अगर आपकी एक रिएक्शन है, अभी हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री देख रहे हैं, तो अभी हम लोग को कंटेनर वाली बात नहीं, तो उसमें होने वाली रिएक्शन को कंसीडरेशन में रखेंगे, एंड दैट इज सेड टू बी अ केमिकल रिएक्शंस आर इन कंसीडरेशन इन विच केमिकल रिएक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क और थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क टू एनर्जी। ऐसे रिलेशनशिप को यहाँ देखना है, वही वो थर्मोकेमिस्ट्री। तो कंसिडर जस्ट अवॉइड सिस्टम जो कंटेनर में एक्सपांशन कंप्रेशन है, वी कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, एंड फॉर अ केमिकल रिएक्शन व्हाट वी कैन से, जैसे कि अगर सिस्टम सॉलिड है, पत्थर है, तो आप बोलोगे सर क्या होगा? सॉलिड आपने देख लिया, बोले वो गर्म करने के बाद एक्सपांशन नहीं होगा, कंप्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी सी हम लोग रिएक्शन देखते हैं। कंसीडर दैट सिस्टम इज सेड टू बी अ केमिकल रिएक्शन। चलो ठीक है, दिस आर सेड टू बी द केमिकल रिएक्शन वी हैव। इस केमिकल रिएक्शन में जनरली आप बोलोगे सर क्या लिखिए? इन सभी रिएक्टेंट की स्टेट लिखिए, प्रोडक्ट की स्टेट लिखिए, सॉलिड, गैस, गैस। तो अब इस केमिकल रिएक्शन में जनरली मुझे चेंज इन नंबर ऑफ मोल की बात करनी है। चेंज इन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल फॉर गैसियस प्रोडक्ट एज वेल एज गैसियस रिएक्टेंट। पहले सॉलिड क्यों नहीं कंसीडर किया, लिक्विड क्यों नहीं कंसीडर किया? बिकॉज लिक्विड एज वेल एज सॉलिड दे में नॉट हैविंग द डिजायरेबल और मेजरेबल चेंज इन वॉल्यूम। इसीलिए हम लोग जनरली बोलेंगे कि एक्सपांशन कंप्रेशन दैट कैन बी कैरिड आउट ओनली बाय गैस, वी कंसीडर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब देखो C+O2 CO2 एक केमिकल रिएक्शन में मेरे कंटेनर में रिएक्टेंट कौन है? कार्बन है और ऑक्सीजन गैस है, और दोनों कंबाइन होने के बाद क्या बनने वाला है? CO2। तो अब आप बोलोगे सर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? तो आप बोलोगे वैसे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हो गए, लेकिन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल गैसियस कितने हो गए? 1, क्योंकि कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है। CO2 कितना बना? 1 मोल। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल कितना? 0। यहाँ पे डेल्टा N इक्वल टू NP माइनस NR इक्वल टू 0। NP क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। NR क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। कौन से नंबर ऑफ मोल कंसीडर करें? ओनली गैसियस, GASEOS, गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हम लोग ये दो ही कंसीडर कर रहे हैं, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं। सॉलिड को निग्लेक्ट कर रहे हैं, लिक्विड को निग्लेक्ट करवा रहे हैं, बिकॉज एक्सपांशन एज वेल एज कंप्रेशन इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ व्हाट? गैस। तो चलो अभी आप बोलोगे यहाँ ना चेंज इन नंबर ऑफ मोल क्या हो गए? तो आप बोलो CO के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1। O2 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? हाफ। CO2 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1। इसका मतलब डेल्टा N इक्वल टू कितना होगा? 1 माइनस 3/2, एंड द आंसर इज -1/2। यहाँ नंबर ऑफ मोल कम हुए कि बढ़ गए? बोले सर डेल्टा N का वैल्यू नेगेटिव बताता है, नंबर ऑफ मोल कम हो गए। रिएक्टेंट मेरे 1.5 मोल थे, प्रोडक्ट मेरा 1 ही मोल है, नंबर ऑफ मोल कम हो रहे। समझ गए? वी कंसीडर व्हिच नंबर ऑफ मोल? गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल। यहाँ रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है। यहाँ अगर आप बोलोगे सर क्या होगा? CH4 plus Cl2 गैस है, CH3Cl HCl गैस है, इसका मतलब डेल्टा N इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। चेंज इन नंबर ऑफ मोल इज 0। जब आप इस रिएक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे सर डेल्टा N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज 1। बोले नहीं सर 1 plus 2 3 हो गए। नहीं, मैं गैसियस रिएक्टेंट कंसीडर करूँ एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से 1, और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने? ये भी गैस है, ये भी गैस है। 1 plus 2 दैट इज 3 इक्वल टू -2।
अब क्लियर करते हैं कि जब आपको चेंज इन नंबर ऑफ मोल की वैल्यू यहां आती है निगेटिव, यहां आ गई आपकी चेंज इन नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 0, यहां आ गई 0, तो कई जगह वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी। मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती, निगेटिव भी आ सकती और 0 भी आ सकती। अब थोड़ी सी आगे बात, इस इक्वेशन के अनुसार डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U तब रहेगी जब डेल्टा N की वैल्यू क्या होगी रे, 0 होगी। चेंज इन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0। पेपर में सवाल आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, डेल्टा H डेल्टा U तब रहेगा जब डेल्टा N इक्वल टू 0, मतलब NP इक्वल टू क्या होगा, NR होगा, मतलब NP अपॉन NR इक्वल टू क्या होगा रे, 1 होगा। पेपर में सवाल आएगा, रेफर द इक्वेशन एंड से when the value of delta H equal delta U, मतलब एंथैल्पी चेंज इंटर एनर्जी चेंज के बराबर कब रहेगा, तो आप बोलोगे सर डेल्टा N का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। कहां से लिखा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 0। अब चेंज इन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 0, ये तो हम लोगों ने थ्योरेटिकली बता दिया कि डेल्टा N की वैल्यू 0 होना सर, मतलब NP माइनस NR इक्वल टू 0 होना, म्हणजे NP इक्वल टू NR होना। NP इक्वल टू NR मतलब NP अपॉन NR इक्वल टू कंडीशन आएगी। पेपर में सवाल बोलेगा डेल्टा H इक्वल डेल्टा U व्हेन NP इक्वल टू NR, NP अपॉन NR इक्वल टू 1, NP माइनस NR इक्वल टू 0। लेकिन पेपर में कभी-कभी सवाल ऐसे आता है कि कुछ इक्वेशन दिए जाते हैं, बोले फ्रॉम द इक्वेशन वेयर द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इक्वल डेल्टा H इक्वल डेल्टा U, तो आप इक्वेशन में देखें चेंज इन नंबर ऑफ मोल आपको निकालने पड़ेंगे। अब थोड़ा आगे, अगर डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव, कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, इसका मतलब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, मतलब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस होगा और आपका डेल्टा H वैल्यू बड़ा होगा, किससे, डेल्टा U से। ठीक है, मतलब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। और अब एक बात ध्यान रखना, जब आपका डेल्टा U वैल्यू, मतलब यहां लिखता हो कि व्हेन डेल्टा N इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा सर, डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U। और डेल्टा N का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, अगर 0 से कम, मतलब ये निगेटिव वैल्यू है। कैसे वैल्यू है, निगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब NP ग्रेटर देन NR है और NP ग्रेटर देन NR है तो डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U। लेकिन डेल्टा H लेस देन डेल्टा U एंड डेल्टा N लेस देन डेल्टा H लेस देन डेल्टा U, मतलब डेल्टा N इज नेगेटिव लेस देन 0, ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव मतलब NP लेस देन NR रहेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब टर्म्स हो गए ना, देखो ना यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो क्या होगा, माइनस करोगे, मतलब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस दिस, डेल्टा U में से इतना माइनस करने के बाद ये मिलेगा, इसका मतलब वैल्यू छोटी होगी। तो एक सारी सी बात समझ गए क्या आप, व्हाट इज एंथैल्पी, क्लियर करा सर। एंथैल्पी के बाद किसे बोला एंथैल्पी चेंज होता क्या बताया सर, गैस के लिए कौन सा, सॉलिड लिक्विड के लिए क्या, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन के लिए आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इस इक्वेशन में फिर आप कैसे तो कंसीडर करोगे, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, डेल्टा एन कैसे निकालोगे, किसके लिए निकालोगे, फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, निकालते आना चाहिए। एक और बात बता दूं, इसमें इक्वेशन जो मैंने लिखे है वैसे ही कुछ इक्वेशन, जैसे इथिल अल्कोहल के कंबशन के वक्त डेल्टा एच डेल्टा यू में क्या रिलेशन होगा। इथिल अल्कोहल का कंबशन जब आप लिखोगे, लिखो ना इक्वेशन, इथिल अल्कोहल का कंबशन C2H5OH plus O2 gets converted to CO2 plus H2। पेपर में सवाल दिया है C2H5OH इथिल अल्कोहल की स्टेट लिक्विड है, ऑक्सीजन की स्टेट गैस, CO2 की स्टेट गैस, H2 की स्टेट लिक्विड। अब बोलो कितने कार्बन, दो, ट्वाइस, कितने हाइड्रोजन, C2H5OH 6 मतलब यहाँ पे थ्राइस, 3 और 2 4, that is called as 2 to the 4 plus 3, that is called as 3। कर लो बैलेंस, C2H5OH plus thrice O2 converted to twice CO2 plus thrice H2। स्टेट तो आपने लिखी। अब डेल्टा एन की वैल्यू अगर मैंने बोला तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या निकालोगे, इसमें 2 मोल गैस है प्रोडक्ट साइड में और 3 मोल लिक्विड है। we only consider gaseous product that is said to be 2 mole and we only consider gaseous reactant that is 3 mole equal to -1। अब मैंने -1 डेल्टा एन का वैल्यू निकाला, मतलब एक कंडीशन देखो, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। पेपर में सवाल आता है इथिल अल्कोहल के कंबशन के वक्त डेल्टा एच डेल्टा यू में क्या रिलेशन रहेगा, मीथेन के कंबशन के वक्त डेल्टा एच डेल्टा यू में क्या रिलेशन रहेगा, मीथेन के कंबशन के वक्त बोलो डेल्टा एन का वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव। सर डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू,
उसने बोला कार्बन के कंबशन के वक्त डेल्टा एच डेल्टा यू में क्या रिलेशन रहेगा, आप बोलेंगे इक्वल रहेगा। समझे बात? इसलिए इक्वेशन दिया जाएगा, उसका डेल्टा एच डेल्टा यू रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन आपको पूछे। और फिर आगे अगर आप बोलोगे इक्वेशन आपने निकाल ही लिया, उसके बाद एक सादा सा पार्ट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में तो बहुत लोग माहिर थे, कर लिया उसने। आगे इस फार्मूले में डेल्टा एच है, डेल्टा यू है, डेल्टा एनआरटी है, टी की वैल्यू आपको टेम्परेचर केल्विन में होना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल निकालोगे, आर का यूनिट जूल में है तो डेल्टा यू डेल्टा एच वो भी मतलब ठीक है, आपने निकाला एक बार, इसलिए प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप सॉल्व कर लिए थे और सॉल्व करेंगे। डेल्टा एच डेल्टा यू दे शुड हैव द एनर्जी यूनिट एज वेल एज आर हैविंग सेम यूनिट, टेम्परेचर टी केल्विन में रहेगा, बाकी मैनिपुलेट करोगे और आप आंसर नहीं करते। इसके प्रॉब्लम आप सॉल्व तो कर रहे थे, वैसे ही सॉल्व करें, ये बाकी टर्म्स को थोड़ा एक्स्ट्रा याद कर लेना, इक्वेशंस पूरे देखें, उसके बाद वाले हीट वाले प्रॉब्लम्स को लेके मैं आता हूँ, ठीक है।